101 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा उतना कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त कांच के स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। तो किसका था? सातवाहन का था। किरारी बिलासपुर से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में सातवाहन राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। इसमें उनके अधिकारियों कर्मचारियों की सूची दी गई है। किरारी वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित संबंधित थे। तो कौन कौन से थे? सोमेश्वर देव, कन्हर देव और नरसिंह देव। सोमेश्वर देव, कन्हर देव और नरसिंह देव बस्तर के छिंदक नागवंश के शासक थे। अब सुमेलित कीजिए, फर्स्ट शासक और सेकेंड है राजवंश। तो राजर्षि तुल्य कुलवंश क्या हो जाएगा? भीमसेन प्रथम। नल वंश का स्कंदवर्मा। शरभपुरी का हो जाएगा जयराज और पांडु वंश का हो जाएगा चंद्रगुप्त। अब यहाँ पर देखेंगे सुमेलित है, राजर्षि तुल्य कुल का भीमसेन प्रथम, नल वंश का स्कंदवर्मन, शरभपुरी का जयराज और पांडु वंश का चंद्रगुप्त। 104 प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? सोमवंश ने की थी। प्राचीन छत्तीसगढ़ के सोमवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। भोरमदेव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? तो फड़ी नागवंश। तो भोरमदेव मंदिर फड़ी नागवंश शासकों द्वारा निर्मित मंदिर है। अब रेवाराम का संबंध किससे है? तो रहस्य। बाबू रेवाराम का संबंध किससे है? रहस्य से है। अब बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंशीय शासक का उल्लेख है? तो किसका है? कल्याण साय का है। बाबू रेवाराम ने अपनी पांडुलिपि में कलचुरी वंश के शासक कल्याण साय का उल्लेख किया है तथा उसे मुगल दरबार में जाना बताया है। क्वेश्चन नंबर 108 राजकवि बाबू रेवाराम किस राज्य के कवि थे? तो रतनपुर राज्य के। बाबू रेवाराम का संबंध रतनपुर से था। बाबू रेवाराम ने तारीखे है वंशी में कलचुरी राज्य का इतिहास लिखा। लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य में किस काल से संबंधित थे? तो मराठा से थे। छत्तीसगढ़ के कवि इतिहासकार बाबू रेवाराम का जन्म 1813 में रतनपुर में हुआ था। ये मराठा काल से संबंधित व्यक्ति थे। बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? तो ये रतनपुर के थे। कवि तथा इतिहासकार बाबू रेवाराम का जन्म 1813 को रतनपुर में हुआ। इनकी मृत्यु 1873 में हुई। बाबू रेवाराम ने 1896 में विनम्र विक्रम विलास नामक अपने ग्रंथ में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी। अब छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद का नाम था महाप्रम्राति। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी महाप्रमात्री के नाम से जाना जाता था। अब रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? तो कौन थे? रामचंद्र जी थे। रामचंद्र देव को रायपुर कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की। अब कौन सा गढ़ कलचुरी शासनकाल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था? तो कौन सा नहीं था? राजनांदगांव नहीं था। लाफागढ़ सोनाखान उपरोड़ा कलचुरी की रतनपुर शाखा से, जबकि राजनांदगांव रायपुर शाखा से संबंधित था। कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? तो त्रिपुरी के थे। कलचुरी मूलतः जबलपुर के निकट त्रिपुरी के शासक थे। 10वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी एक शाखा छत्तीसगढ़ के तुमाड़ में स्थापित की। अब देखेंगे यहाँ पर कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? तो कौन थी? गजलक्ष्मी थी। कलचुरियों की कुल देवी गजलक्ष्मी थी। निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज किया। तो कैसे सीक्वेंस? सबसे पहले जाजल्य देव आए, फिर रतन देव आए, फिर पृथ्वी देव और 4th नंबर पर प्रताप मल्ल आए। रतनपुर से शासन करने वाले प्रमुख कलचुरी शासक क्रमशः रतन देव प्रथम, पृथ्वी देव प्रथम, जाजल्य देव प्रथम, रतन देव द्वितीय, पृथ्वी देव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय, जयदेव, रतन देव तृतीय, प्रताप मल, बहार साय आदि थे। कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे? तो जाजल्य देव प्रथम ने चलाए थे। रतनपुर कलचुरी के सबसे शक्तिशाली शासक जाजल्य देव प्रथम ने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए, जिसकी एक तरफ श्री मध्य जाजल्य देव व दूसरी तरफ गर्ज शार्दुल अंकित थी। आप देखेंगे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार समिति प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। सही उत्तर चुनिए। तो ब और स। ब में है प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था, करेक्ट है। राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे, ये भी करेक्ट है। तो ब और स सही है। व्याख्या। कलचुरी काल में राजा शक्ति का केंद्र था, उससे अधिकार असीमित थे। उसको सलाह देने के लिए अमात्य मंडल
नामक संस्था थी जिसमें सभी विभागों के प्रमुख थे। राज्य गढ़ों में विभाजित था जिसमें 84 गांव होते थे जिसका प्रमुख दीवान कहलाता था। 12 गांवों का समूह बरहो कहलाता था तथा दाऊ उसका मुखिया होता था। 119 किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया? तो रतनराज। कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में अपने नाम से एक नगर रत्नपुर की स्थापना की। वह उसे अपनी राजधानी बनाया। फिर हम मारो, विजयपुर, खरोद, नवागढ़, पंडराबाद, सेमरिया, चापा, लाफागढ़, छुरी, केंदागढ़, मातिन, उपरोड़ा, पेंड्रा, करकट्टीगढ़ है। तो रतनपुर राज्य के यह सभी रतनपुर शाखा के अंतर्गत गढ़। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। सेकंड बोल रहे प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। थर्ड बोल रहे गाँव में प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक थी, बिल्कुल करेक्ट है। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी, ये भी करेक्ट है। व्याख्या कलचुरी शासन में राजतंत्र व्यवस्था थी तथा राजा को सलाह देने के लिए अमात्य मंडल नाम की एक संस्था थी जिसमें सभी विभागों के प्रमुख थे। गांव सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रमुख गौटिया कहलाता था। 122 कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? तो किसने संभाली? मराठों ने संभाली। 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने कलचुरी शासक रघुनाथ को पराजित करते हुए छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 123 कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? अमर सिंह था। रायपुर कलचुरी का अंतिम शासक अमर सिंह था जिसे 1750 में रघुजी प्रथम ने पराजित किया। अब यहाँ पे मैचिंग है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो कलिंगराज का हो जाएगा। तोमाड़ को राजधानी बनाया। जाजल्य देव प्रथम बस्तर के सोमेश्वर को पराजित किया। कल्याण साय मुगल दरबार में उपस्थित हुए और रघुनाथ सिंह मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए। अब यहाँ पे देखो इस तरह से व्याख्या दिया है। कलिंग राज्य ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश को स्थापित करते हुए तोमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। जाजल्य देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया। तुजू के जहांगीरी के अनुसार कल्याण साय ने अपने जीवन का 8 वर्ष मुगल शासक जहांगीर के दरबार में बिताया। रतनपुर कलचुरी का अंतिम शासक रघुराज सिंह था जिसे 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब है निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने तोमाड़ में राजधानी स्थापित की? तो किसने की? कलिंग ने की। कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश को स्थापित करते हुए तोमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? जगपाल देव थे। जगपाल देव कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे जिन्होंने राज्य में राजी लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तथा कलचुरी राज्य विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूची फर्स्ट कलचुरी शासक और ये उपलब्धियाँ। तो पृथ्वीदेव प्रथम सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की। सेकंड है जाजल्य देव प्रथम छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर की पराजय। थर्ड है जाजल्य देव द्वितीय, इन्होंने क्या किया? त्रिपुरी के कलचुरी राजा जय सिंह की पराजय। फोर्थ है पृथ्वीदेव द्वितीय जगपाल देव द्वारा राजी लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार। अब यहाँ पर देखेंगे व्याख्या। पृथ्वीदेव प्रथम ने पूरे कोसल क्षेत्र को जीतकर सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की। कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव पर आक्रमण कर उसे पराजित किया तथा उसकी राजधानी को नष्ट कर दिया। पृथ्वीदेव द्वितीय की सेनापति जगपाल ने राजिम के राजी लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जाजल्य देव द्वितीय के कार्यकाल में त्रिपुरी के शासक जय सिंह ने दक्षिण कोसल पर आक्रमण किया था किंतु वो असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 128 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो रघुनाथ सिंह। रतनपुर कलचुरी का अंतिम शासक रघुनाथ सिंह था जिसे 1741 में रघुजी प्रथम ने सेनापति भास्कर पंत ने पराजित किया। अब निम्नलिखित कथन को पढ़िए। फर्स्ट छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। राजा की सहायता के लिए अमात्य मंत्री होते थे। संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों प्रांतों में विभाजित था। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों बात सही है। अब व्याख्या। कलचुरी काल में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। राज्य की सहायता के लिए अमात्य मंडल नामक एक संस्था थी जिसमें सभी विभागों के मंत्री हुआ करते थे। संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था। गढ़ 84 गांवों का समूह होता था तथा गढ़ का प्रमुख दीवान होता था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे? तो कौन थे? फर्स्ट चामुंडा सिंह देव थे, उमेद सिंह देव और अमर सिंह देव। फिर रायपुर की कलचुरी शाखा के प्रमुख शासक केशव देव, चामुंड सिंह देव, उमेद सिंह देव और अमर सिंह देव आदि थे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कलिंग राज था। कलचुरियों ने 10वीं शताब्दी के लगभग छत्तीसगढ़ में अपनी एक शाखा स्थापित की। इसका संस्थापक कलिंग राज राजा को माना जाता है। उसे तोमाड़ को अपनी राजधानी बनाई।
अब 132 रायपुर में रतनपुर की कलचुरी शाखा का प्रथम शासक था कौन था? रामचंद्र थे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे व्याख्या। रामचंद्र देव को रायपुर की कलचुरी शाखा का संस्थापक माना जाता है। इसने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर बसाया। 133 कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो किसने की? लहुरी। 10वीं शताब्दी के लगभग त्रिपुरी कलचुरी की लहुरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया। मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ पर है? तो चैतुरगढ़ में। मेनका द्वार चैतुरगढ़ में स्थित है। तो मार राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों की छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तो कौन किए? कलिंगराज और कमलराज। कलिंगराज को छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने तोमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। कमलराज दूसरे कलचुरी शासक थे। तीसरे कलचुरी शासक रतनदेव प्रथम ने रतनपुर नामक नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई। अगर रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? तो रामचंद्र देव द्वारा रायपुर की कलचुरी शाखा की स्थापना की गई तथा अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम से रायपुर नगर की स्थापना की। अगर 137 रायपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ब्रह्मदेव राय के नाम पर रखा गया। रायपुर कलचुरी शाखा के संस्थापक रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम से रायपुर नगर की स्थापना की। तो माड़ वर्तमान में किस जिले में है? तो कोरबा में है। ऑप्शन सी। तो माड़ कोरबा जिले में स्थित है। फिर 139 कथन कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था। कारण, तो यहाँ पे जो कथन और कारण क्या है? मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख है। तो कथन कारण दोनों सत्य है। कारण कथन को स्पष्ट करता है। जहांगीर की आत्मकथा तुलसीके जहांगीरी में छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासन का उल्लेख मिलता है। उसने अनुसार कलचुरी शासक कल्याण साय ने 8 वर्ष मुगल शासक जहांगीर के दरबार में बिताए। 140 रतनपुर के किस कलचुरी राजा ने सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीलोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया? तो किसने किया? पृथ्वीदेव द्वितीय ने किया। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल ने राजिम के राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करा तथा साम्राज्य विस्तार में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक कलचुरी नरेश ने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था? शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतु। कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने पाली के क्षेत्र में को जीतकर यहाँ कलचुरियों की सत्ता स्थापित की, परंतु उसकी यह विजय अस्थायी थी। अब 143 इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तोमाड़। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंगराज ने तोमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। कथन बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शक्तिशाली मराठा थे। तो कारण उन्होंने रतनपुर के कलचुरियों से छत्तीसगढ़ जीता। तो कथन सत्य है पर कारण गलत है। अब यहाँ पे देखो मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर कलचुरी के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह को पराजित करते हुए यहाँ मराठा शासन की नींव रखी। नागपुर के भोसला राजकुमार बिम्बाजी भोसले को छत्तीसगढ़ के प्रथम शासक नियुक्त किया। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने गाँवों का होता था? तो 84। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राज्य अनेक गढ़ों में विभाजित था। प्रत्येक गढ़ में 84 गाँव हुआ करते थे और प्रमुख दीवान कहलाता था। 12 गाँव का समूह को बरहो कहलाता था जिसका प्रमुख दाऊ था। सबसे छोटी इकाई गाँव थी जिसका मुखिया ग्वाटिया। 145 कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी होता था महाप्रमात्री। कलचुरी काल में राजस्व विभाग को जमाबंदी विभाग के नाम से जाना जाता था। इस विभाग के प्रमुख महाप्रमात्री कहलाता था। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में स्थानीय कामकाज के संचालन हेतु नगरों और गाँवों में कौन सी संस्था थी? पंचकुल। कलचुरी काल में नगर एवं गाँवों के स्थानीय प्रशासकीय व्यवस्था के लिए पंचकुल नामक चुनी गई संस्था थी जिसमें 5 सदस्य होते थे। पंचकुल का प्रमुख महत्तम कहलाता था, बाकी 4 सदस्य महत्तर के नाम से जाने जाते थे। 147 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? तो जाजल्यपुर। कलचुरियों ने मध्य भारत क्षेत्र में अपनी शासन स्थापित करते हुए त्रिपुरी में अपनी राजधानी बनाई। इसके पश्चात इनकी एक शाखा ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन स्थापित किया तथा तोमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। इसके पश्चात रतनपुर नामक नगर बसा उसे अपनी राजधानी बनाई। बाद में छुरिया कोस गई को भी अपनी राजधानी बनाई। फिर है कलचुरी को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? तो भोसले थे। नागपुर के भोसले शासक रघुजी प्रथम ने सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर कलचुरी के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह को पराजित कर छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की नींव रखी। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो पहले कमलराज, फिर रतनराज प्रथम, चाचल्यदेव प्रथम और लास्ट में जगदेव। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों का क्रम था कलिंगराज, कमलराज, रतनदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, चाचल्यदेव प्रथम, रतनदेव द्वितीय, पृथ्वी
देव द्वितीय, चाचल्य देव द्वितीय, जगदेव, रतन देव तृतीय, प्रताप मल्ल, भारेंद्र साय, कल्याण साय, तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह। ये मैचिंग है, ये फर्स्ट और ये बी। तो यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर सोमवंश। फिर है भोरम देव मंदिर, फणी नागवंश, शिव मंदिर, छिंदक नागवंश एंड शिव मंदिर पाली। तो पाली वाला हो जाएगा कलचुरी वंश। पांडु वंश की रानी वसाता ने अपने पति हर्ष की स्मृति में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करा। वही नागवंशी शासक गोपाल देव के काल में कवर्धा के भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ। छिंदक नागवंशी शासक बारसूर क्षेत्र में अपने निर्माण कार्य के लिए जाने जाते, जिनमें से बत्तीसा मंदिर, मामा भांजा मंदिर, शिव मंदिर, गणेश की विशाल प्रतिमा आदि प्रमुख। कलचुरी वंश शासक चाचल्य देव प्रथम ने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था।